सीएम केसीआर ने शासन की आगामी बजट बैठकों के पृष्ठभूमि को कल टीआरएस पार्टी का सांसदों के साथ बैठक की है। इस सांसदों के साथ शासन सत्रों में अपनाई जाने वाली रणनीतियों पर चर्चा की। इस बैठक में पार्टी नेता केसीआर के सांसदों को केंद्र से लंबित मुद्दों को लेकर निर्देश दिए। इस बीच में केंद्र और केसीआर के आने वाले को लेकर सरकार के विभिन्न मुद्दों पर रिपोर्ट तैयार की गई है। सीएम ने आज की बैठक में सीएम केसीआर सांसदों को रिपोर्ट सौंपी। उन्होंने सुझाव दिया कि शासन के सत्रों पर राज्य अधिकारों और हितों को अधिकतम किया जाना चाहिए। शासन रंजित रेड्डी ने सीएम केसीआर से मुताबिक के बाद जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि बैठक के 23 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। उन मुद्दों को शासन से उठाया जाएगा। पता चला है कि सीएम केसीआर ने उन्हें संयुक्त बैठक में उठाने जाने वाले मुद्दों पर एक बुलेटिन दी है। उन्होंने कहा है कि सीएम केसीआर ने पहले ही तेलंगाना के लिए धन पर केंद्र को पत्र लिखा और बजट संरचना को देखकर राज्य का होने वाले लाभ लिए संघर्ष करेंगे। उन्होंने कहा है कि विभाग जानकारी मुद्दों को शासन में उठाया भी जाएगा। भाजपा के राज्य नेता कॉलिन शंकर रेड्डी ने कल महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री केटीआर के दौरे पर हिस्से के रूप में भाजपा नेताओं के खिलाफ कई टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। इस अवसर पर बोलते हुए शंकर रेड्डी ने कहा है कि केंद्र भाजपा सरकार गरीब लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारी के साथ धोखा किया है और यह कहना गलत है कि दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कई कल्याणकारी योजनाओं का वित्त पोषण किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई योजना केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। గత అనేక సంవత్సరాలుగా పెండింగ్లో ఉన్నటువంటి పనులు ఏదో నామమాత్రంగా చేసినట్లుగా వారు ప్రారంభాల పేరు మీద ఒక సభ ఏర్పాటు చేశారు। ఈ సభ ద్వారా భారతీయ జనతా పార్టీ పైన భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రధాని అయినటువంటి నరేంద్ర మోడీ గారి పైన ఘోరాతి ఘోరంగా వారి మాటలు ఉన్నాయి। వారి యొక్క మాట్లాడిన మాటలను తీవ్రంగా ఖండిస్తూ ఉన్నాం। ఈ రాష్ట్రానికి రాష్ట్ర ప్రజలకు నరేంద్ర మోడీ గారు కొండంత అండగా నిలబడి పేద ప్రజలకు ఇస్తున్నటువంటి ₹1 కిలో బియ్యంలో 30 రూపాయల సబ్సిడీ భారతీయ జనతా పార్టీది। భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్రానికి నలుదిక్కుల ఇటు కరీంనగర్ నుంచి పూణే వరకు కావచ్చు, ఇటు అది రామగుండం కావచ్చు, ఇక్కడ ఛత్తీస్గఢ్ కావచ్చు, ఇక్కడ తిరుపతి బెంగళూరు కావచ్చు, ఇక్కడ కల్కట్టా కావచ్చు, విజయవాడ కావచ్చు, ఏ రోడ్డు చూసినా భారతీయ జనతా పార్టీ నరేంద్ర మోడీ వాజ్పేయి గారి హయాంలోనే అభివృద్ధి చెందింది తప్ప మరొకటి కాదు। HDFC बैंक हनुमकुंडा नकलगुंडा शाखा में आग लग गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस हादसे में करीब 6 से 10 लाख रुपए तक संपत्ति का नुकसान हुआ। रविवार की शाम बैंक में आग लग गई है। बैंक से धुआं निकलने के आसपास के लोगों ने तुरंत दमकल सूचना दी है। दमकल की गाड़ियों मौके पर पहुंची और आग को काबू पाया। वरंगल के सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी जयपाल रेड्डी ने कहा कि बैंक में सर्वर रूम, नकदी और लॉकर में कहीं दुर्घटना नहीं हुई है। दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हुई बताई जा रही है। आग बुझाने के बाद सुभद्री CI रविंद्र ने बैंक के अधिकारियों के साथ आग का निरीक्षण किया। मेरछल जिले घटकेसर कस्बे के गढ़ मैसमा अम्मावारी यात्रा का आयोजन किया गया है। चिकित्सा विधायक राज्य के श्रम मंत्री मल्ला रेड्डी ने मातृ मेले में भाग लिया है और विशेष पूजा अर्चना की। पिछले 50 वर्षों से हर साल जनवरी के संक्रांति के बाद मां का मेला आयोजित करने की परंपरा रही है। इस मेले में श्रद्धालु पारंपरिक नेत्रियों ने विक्रेताओं की मनोरंजन करते हुए तलवार और त्रिशूल पहनकर पूजा में शामिल हुए हैं। अब श्रद्धालुओं ने देवी को दर्शन के लिए हैदराबाद वरंगल राष्ट्रीय राजमार्ग पर करना पड़ता है। इसलिए श्रद्धालु और वाहन चालकों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था की है। मेले के भाग्य में लक्ष्मी, सीआईओ, दिव्य देवी विभाग, सरकार, स्थानीय निकाय और अन्य लोग शामिल थे।
टीआरएस महेश्वरम के विधायक नए मनोहर रेड्डी ने सायराम नगर कॉलोनी स्थित अपने आवास पर प्रेस मीट का आयोजन किया है। रंगा रेड्डी ने तालकाड़ापल्ली के जिले में मातृभूमि डेवल प्रेस वेंचर के अराजकता के बारे में बताया। फ्लैट मालिक और उसके घर आए ने कहा है कि उन्होंने प्लॉट किया था कि पीड़ितों को जमीन का प्लॉट बेच दिया गया था। जिन्होंने मांग की थी उनके प्लॉट उन्होंने दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि जमीन हड़पने के लिए खुद को जवाबदेह ठहराने गलत है जो अब कोई कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कानूनी रूप से उनके साथ खड़े रहेंगे और पीड़ितों के साथ न्याय करेंगे। ఏదైతే తలకొండపల్లి ల్యాండ్ ఇష్యూ అనేది ఈ విధంగా ఇవాళ మార్నింగ్ ఏదైతే వచ్చినారో మాట్లాడిన విధానంలో వాళ్ళకు 56 ఎకరాల ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ చేసేసినాం. ప్లాట్లని విభజించేసి మేము కొనేసి 56 ఎకరాలు వాళ్ళకు ఎవరి ప్లాట్ వాళ్ళకు విభజించి రిజిస్ట్రేషన్ కూడా అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ. వాళ్ళు పోయి వాళ్ళ పొజిషన్ చూసుకోవాలి. వాళ్ళ పొజిషన్ చూసుకోకుండా వచ్చి మమ్మల్ని అడిగితే మేము కూడా ఏం చేసేలేని పరిస్థితి. ఎందుకంటే ప్లాట్ కొనే ముందు కడిరాళ్ళు, ప్లాట్ ఏడుంది, పొజిషన్ ఏంటిది అవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వస్తారు ఎవరైనా. సో ఆ విధంగా మేము రిజిస్ట్రేషన్ చేసినాము. ఆ విధంగా వాళ్ళ ప్లాట్ పొజిషన్ అప్పచెప్పినాము. అప్పచెప్పి కూడా 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు అవుతున్నట్టు దగ్గర. మరి ఇవాళ ఎవరు వచ్చి పక్క వాళ్ళు వచ్చి కబ్జా చేస్తే ఆ కబ్జా చేసిన వాళ్ళ మీద తీసుకుపోయి ఎవరైతే ట్రెస్ పాస్ అయ్యారో ట్రెస్ పాస్ వాళ్ళ మీద పోలీస్ స్టేషన్లో వీళ్ళకి హక్కు ఉంది. ఎందుకంటే వీళ్ళకి డాక్యుమెంట్ రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్, ఏదో నోటరీ కాదు, ఇప్పుడు ఏదో కాయ మీద రాసింది కాదు, రిజిస్టర్డ్ డాక్యుమెంట్ లేదు. పోయి ఆ స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు పెట్టవచ్చు. ట్రెస్ పాస్ అవుతున్నారు సార్, మా ప్లాట్ మేము కొన్న ప్లాట్ ఇది, మేము డబ్బులు పెట్టుకున్నాం కాబట్టి మా ప్లాట్ వీళ్ళు మేము వస్తే మా కడీలు వీకేస్తున్నారు, లేకపోతే మమ్మల్ని ట్రెస్ పాస్ చేసి మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు అని చెప్పి పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు. जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के हैदराबाद में घोषणा की है कि स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 12 फरवरी तक जारी रहेंगी। बाद में कोविड-19 है कहा है कि वह सुरक्षा नियमों के अनुसार उनके लिए कैंपस कक्षाएं संचालित करेगा। हालांकि रतांत तृतीय चतुर्थ वर्ष के क्लास सर्वर का परीक्षा फॉर्म से सहित सभी पीजी पाठ्यक्रमों के लिए 1 फरवरी से कोविड सुरक्षा नियमों के अनुसार परिसर में है और आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय ने अपने सभी संबद्ध कॉलेजों को सूचित करते हुए पत्र भेजा। विभिन्न पाठ कार्यक्रमों के कक्षाओं और प्रबंधन पर निर्णय की घोषणा की है। जेएनटीयू हैदराबाद ने भौतिक कक्षाओं के लिए कॉलेजों को फिर से खोलने का प्रक्रिया किया है और व्यक्त किया है क्योंकि राज्य सरकार ने शनिवार के सभी शैक्षणिक संस्थाओं को 1 फरवरी से फिर से खोलने की अनुमति दी है। पीजीटीएसआई के कुलपति डॉक्टर वी प्रवीण राव ने प्रसिद्ध लेखक गोपीचंद द्वारा ग्रीन फ्लावर ग्रीन लाइन्स पुस्तक का अनावरण किया। एबी सुब्बा राव मेलाराव कमेटी के तत्वावधान में खैरताबाद में फैसी टीवी के द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रम में बोलते हुए प्रवीण राव ने कहा है कि इस अवसर पर लेखक गोपीचंद ने कहा कि बागटला विश्वविद्यालय IAS और IPS ने कई वैज्ञानिक ऊंच पदों पर है। पुस्तक की वो मंचन भविष्य के लिए अपने अनुभवों को प्रस्तुत करने का इरादे से किया गया है। बाद में रायनिमिस्टम फाउंडेशन के स्थापना एडापल्ली वेंकटेश्वर राव, लेखक वेट्टली गोपीचंद के हाथ प्रसिद्ध चेन्नैर सीताराम बाबू, एवरियस प्रसाद IRS, उघोपति डॉक्टर राघवराव, पूर्व DGP M मलिकोंडाया और कई IPS अधिकारियों ने शॉल से सम्मति किया है। కాదు దేశంలో ఏ వ్యవసాయ కళాశాలైనా లేదా ఏ విశ్వవిద్యాలయమైనా ఏ పాఠశాల అయినా కూడా ఒక 75 ఏళ్ళు లేదా ఒక 100 ఏళ్ళు పూర్తి చేసుకున్నప్పుడు ఒకసారి మదింపు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఆ కళాశాల నుంచి ఎవరెవరు ఏ స్థాయికి వచ్చారంటే ముందు తరాలకు ప్రేరణగా నిలుస్తుందనే ఉద్దేశంతో బాపట్ల కళాశాల 1945లో ఏర్పడింది. 75 సంవత్సరాలు 2020లో పూర్తి చేసుకుంది. కోవిడ్ కారణంగా ఈ ప్లాటినం జూబ్లీ జరగాల్సి ఉంది, అందువల్ల జరగలేదు. అందువల్ల ఏంటంటే ఈ నేపథ్యంలో ఈ 75 ఏళ్ల ప్లాటినం జూబ్లీ కార్యక్రమాన్ని ఏదో రకంగా ఇక్కడి నుంచి దాదాపు ఈ 75 ఏళ్లలో 7,000 మంది విద్యార్థులు బయటకు వచ్చారు. ఈ 7,000 మంది విద్యార్థుల్లో అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు అన్ని రాష్ట్రాల్లో పనిచేశారు. జాతీయ స్థాయిలో, రాష్ట్ర స్థాయిలో, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరొందారు. అదేవిధంగా వ్యవసాయ విస్తరణ, బోధన, పరిశోధన వీటిల్లో కూడా పనిచేశారు. ఇక సివిల్స్ రంగంలో అయితే మనం ఆకాశం హద్దని చెప్పొచ్చు. అది IAS మొదలుకొని దాదాపు అన్ని సర్వీసుల్లో కూడా
ఇక్కడ చదివిన విద్యార్థులు ఉన్నారు. अंबरपेट बीजेपी प्रत्याशी पार्षद यशवंत ने अपना जमीन दान अपने आवास पर मनाया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे भाजपा हैदराबाद मध्य जिलाध्यक्ष गौतम राव ने कहा उपस्थित लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। बाद में यशवंत ने कहा कि जन्मदिन समारोह के अवसर पर शुभकामनाएं देने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया। एंकर के टोनी मामले के एक महत्वपूर्ण विकास हुआ। ड्रग प्लेडर की पुलिस ने आरोपी के पास से 2 सेलफोन जब्त किए और पाया कि सेलफोन का सारा डेटा डिलीट कर दिया गया। टोनी को पता चलता है कि व्हाट्सएप चैट और फेस टाइम डेटा समय से समय पर हटा दिया गया है। ऐसा लगता है कि उसने इस मामले से बहुत सावधानी बरती और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है। हालांकि पुलिस ने डेटा रिकवर करने के लिए मोबाइल को फॉरेंसिक के पास भेज दिया गया। हालांकि मोबाइल फोन को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए भेजे जाते हैं, फिर भी प्रोगो कीवर्ड के अभी अनिश्चित है कि एंटी ड्रग डेटा और डिटेक्ट का किया जा सकता है। यह ही नहीं, इसी सभी वजह से पुलिस विभाग ने कई मामलों को पुलिस की मदद के लिए संबंधित मोबाइल निर्माताओं का पत्र लिखने का फैसला किया है। विधायक जगह रेड्डी फरवरी से निर्वाचन क्षेत्र के दौरा कर रहे हैं और अधिकारियों को प्रोटोकॉल के प्रति सावधान रहने का सलाह दी है। एक विधायक के रूप में अपने 10 वर्षों दौरान उन्होंने जो प्रगति की है उसे लोग जानते हैं। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि हर कोई जानता है कि वह विपक्ष में थे और लोगों के लिए लड़ रहे थे। संगर रेड्डी ने कहा है कि भले वर्तमान में कांग्रेस सरकार सत्ता में नहीं है, हम विकास के लिए काम कर रहे हैं, भले ही वह पद रहे नहीं है। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ी है। ये जनता को तय करना है कि टीआरएस सरकार किस तरह से विकास हुआ है या नहीं। विधायक रहते हुए भी उन्होंने अलीबाग और सिद्धपुर में गरीब लोगों को मकान दिए, लेकिन सरकार ने आने पर रेल जारी करने के लिए रोकने के लिए टीआरएस को आलोचना की गई है। अगर कांग्रेस की सरकार है तो वह निर्वाचित क्षेत्र के घरों में अलावा 40,000 से अधिक घर देंगे। वह जिला के मंत्री हरीश राव एंटो में भी जानते हैं कि जो उनके साथ क्षेत्र में विकास के लिए काम करेंगे। 2018 సంవత్సరంలో శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగినాయి, అది అందరికీ కూడా తెలిసిందే. అంతకుముందు 2014 సంవత్సరంలో ఎన్నికలు జరిగినాయి. ఆ ఎన్నికల్లో నేను పోటీ చేయడం జరిగింది. ఆ ఎన్నికల్లో నేను ఓడిపోవడం జరిగింది. 2018లో మళ్ళీ గెలవడం జరిగింది మీ అందరి యొక్క సహకారంతో. అంతకుముందు 2004, 2009 రెండుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా. సరే, అందరు కూడా తెలిసిన విషయమే. ఆ 10 ఏళ్ల కాలంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండే మరి ఏమేమి అభివృద్ధి చేయాలో అన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నీళ్ళ పరంగా కానీ, ఎడ్యుకేషనల్ పరంగా కానీ, రోడ్ల పరంగా కానీ, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పరంగా కానీ ఇట్లా అనేకము మీ అందరు కూడా తెలిసిందే. సరే, 2014లో ఓడిపోవడం జరిగింది. हिंदू महासभा ने ऐसे समय में भारत के खिलाफ कार्रवाई की है जब वहां महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि दे रही है। गांधी को हत्या करने वाले नाथूराम गौडसे को श्रद्धांजलि दी गई है। इसी क्रम में हिंदू महासभा ने सभी अवसर पर गौडसे ऑप्टो भारत रत्न नामक एक नए पुरस्कार का शुभ आरंभ किया। जयवीर भारत ध्वज की घोषणा की है कि आध्यात्मिक नेता कालीचरण महाराज, जो पिछले दिसंबर में महात्मा के खिलाफ अपाजित टिप्पणी करने के लिए गए थे, उन्होंने 4 अन्य नेताओं को गॉडसे ऑप्टे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जैव विविधता विधेयक पर संयुक्त शासन समिति की बैठक 8 फरवरी को होगी। समिति के सदस्य विचार जानने के लिए कई राज्यों में जैव विविधता बोर्डों के साथ बैठक करेंगे। समिति के नवीनतम जैव विविधता विधेयक 2021 पर जनता से सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसी तरह संयुक्त समिति के रविवार को मीडिया बयानों के सार्वजनिक बयान जारी हैं। इनसे जनता के विशेष रूप से गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों, हितधारकों को और संगठनों के विचार का सुझाव आमंत्रित किए।
इन सिफारिशों को अपनाने के लिए बाद में समिति अपने अगले सत्र का रिपोर्ट प्रस्तुत करने का इरादा रखती है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने विपक्षी सदस्यों के बीच में 16 दिसंबर को लोकसभा में विधेयक पेश किया। मामले पर कहीं चर्चा नहीं होने के कारण सदन तुरंत स्थगित कर दिया गया है। इसके बाद सरकार ने बिल के सिलकेट कमेटी के भेजा दिया है। एक दिन बाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने खेद व्यक्त किया कि सरकार का शासकीय सयाती समिति ने बजाय के एक प्रवर समिति को बिल भेजा था। इसी संदर्भ में संयुक्त समिति ने हाल में एक जमानत संग्रह के लिए तैयार की है। तेजी से विकसित हो रही है तकनीकी को इन दिनों में सोशल मीडिया सुरक्षा अनिवार्य हो गया है। इसलिए सोशल मीडिया द्विक समय के समय पर सुरक्षा अपडेट लाते रहते हैं। हाल ही में फेसबुक अपने सोशल मीडिया मैसेंजर्स प्लेटफॉर्म मैसेंजर में एक नया फीचर भी ला रहा है। इस फीचर से कोई भी यूजर की अनुमति के बिना चैटिंग का सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकता है। कुछ साइबर अपराधी और व्यक्ति चैट का स्क्रीनशॉट लेते हैं और अपनी धमकी देते हैं। यदि आपको इस क्रम के फेसबुक द्वारा लिया जा रहा है निम्नतम सुविधा को सक्षम करते हैं, तो यदि कोई आपकी चैट का स्क्रीनशॉट लेने के प्रयास करता है तो आपके एक संदेश प्राप्त होगा जो आपके सचेत करेगा। पहले यह सुविधा गायब मोड पे चैट करते हैं और समय उपलब्ध थी। अब नियमित चैट भी इस सुविधा से सुरक्षित है। तेलंगाना में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी है। पिछले 24 घंटों में 65,000 से लेकर 263 कोरोना टेस्ट किए गए हैं और 2,400 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटों में जीएचएमसी के तहत सबसे बड़ी अधिक 1045 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि मेलचल मल्काजगिरी जिले में 138, रंगारेड्डी जिले में 130, नलगोंडा में 108 और खम्मम जिले में 107 मामले दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान 4,207 लोग कोरोना से ठीक हो गए हैं और उनसे उनकी मौत हो गई है। राज्य में अब तक 7,61,050 पॉजिटिव केस पाए चुके हैं और 7,18,240 लोग कोरोना से बच गए। अन्य हिसाब से देखा गया तो 38,723 को इलाज किया जारी है। अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 441 हो गई है। संक्रांति पर्व के बाद जो सर्दी थोड़ी कम हुई थी वह अब बढ़ गई है। सभी इलाकों में सामान्य से कम तापमान का साथ रात और सुबह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ स्थानों पर घने कोहर का कारण भीषण यातायात जाम कर रहा है। किसान, मजदूर और चारवां सुबह से शाम गंभीर संकट में हैं। वहीं जो लोग सर्दी खांसी के लक्षणों से पीड़ित हैं, जो लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं। डॉक्टरों ने लोगों को बढ़ती ठंड की तीव्रता को देखते हुए सावधान रहने की चेतावनी दी। इसी बीच में तेलंगाना का तापमान 3 से 6 डिग्री का सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम कार्यालय ने कहा कि आदिलाबाद जिले में अल्टी की शनिवार सुबह से न्यूनतम तापमान 4.9 डिग्री दर्ज किया गया है। सबसे कम तापमान कुंभाभीरम में 5.8, सिरपुर में 5.8, गिनेधारी में 6.8 और नलकाल में 6.2 रिकॉर्ड पाया गया है। इसी बीच पूर्वोत्तर हवाओं के कारण पेद्दपल्ली और हनुमकोंडा जिले के ज्वालीवार तापमान से 6 से 8 डिग्री के सेल्सियस दर्ज किया गया है। हैदराबाद मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक कड़कड़ाहट ठंड जारी रहेगा। दूसरी ओर महबूबनगर अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस से दर्ज किया गया है।